हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई आपकी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। और आज हम फिर हाजिर हैं लेकर 12th की एकदम ज़बरदस्त फिजिक्स में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मोटिवेशन कोट से। तो करा जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। यदि आप क्या करते हैं, आप मेहनत पे भरोसा करते हैं, यदि आप मेहनत मन से करते हैं, लगन से करते हैं, तो आप किस्मत की बात कभी नहीं करेंगे। क्योंकि आप यदि मेहनत करते हैं तो सफलता जरूर मिल जाएगी। मेहनत से किस्मत को बदला जा सकता है। तो यदि आप मेहनत करेंगे तो आप बोर्ड परीक्षा में टॉप अवश्य करेंगे। हमारा उद्देश्य है आपको फिजिक्स में 70 में 70 थ्योरी में दिलाने का। तो 70 में 70 हम जरूर दिलाएंगे यदि आप हमारा साथ देंगे। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं आगे। तो आज हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण मतलब वेक्टर के रूप में इसको क्या करेंगे, कैसे निरूपित करेंगे। वेक्टर रूप में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। कूलाम के नियम को क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। चूंकि हम जानते हैं क्या होता है, बल एक क्या है, सदिश राशि होती है। अतः कूलाम के नियम को सदिश रूप में लिखा जा सकता है। चूंकि हम जानते हैं कि क्या है, बल क्या है, बल एक सदिश राशि है जिसको क्या कह सकते हैं हम। चूंकि बल एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, इसलिए हम कूलाम के नियम को क्या कर सकते हैं, सदिश रूप में लिख सकते हैं। इसलिए हम कूलाम नियम को सदिश रूप में लिख सकते हैं। कूलाम के नियम क्या करते हैं, हम सदिश रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि क्या है, बल एक सदिश राशि है। तो हमने कूलाम के नियम को क्या पढ़ा, हमने कूलाम का नियम यही तो पढ़ा है, K × Q1 Q2/r²। ये क्या करता है, ये परिमाण को प्रदर्शित कर रहा है, इसमें दिशा नहीं है। इसको हम क्या करना है, इसको हमको दिशा के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए इसको दिशा के रूप में व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले हमने सदिश के बारे में क्लास 11वीं में पढ़ा है। कोई क्या है, कोई ए और बी बिंदु हैं और यहाँ से कोई वेक्टर ए बी है। यदि हमको क्या करना है, वेक्टर ए बी को क्या करना है, हमको दिशा को प्रदर्शित करना है। तो इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो इसके सापेक्ष हम कोई स्थित सदिश क्या लेंगे, कोई बिंदु ओ लेंगे, उसके सापेक्ष इसकी स्थित सदिश लेंगे ओ ए और ओ बी, इसकी दिशा प्रदर्शित कर देते हैं। और सदिश क्या कहता है, सदिश कहता है क्या, हमको सबसे छोटा पाथ क्या करना है, सबसे छोटा पाथ ओ से ए से हमको बी तक जाना है। तो ओ से ए से बी जाने की अपेक्षा हम क्या करते हैं, ओ बी सीधे पहुंच जाएं। तो मतलब कह सकते हैं कि ओ ए वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी बराबर हो जाएगा ओ बी। मतलब और यहीं पर हमको क्या करना है, यदि हमको ए बी निकालना है तो वेक्टर ए बी ही तो निकालना है। वेक्टर ए बी निकालने के लिए ए बी निकालना है तो ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए कर देंगे। चूँकि हमने पढ़ा है एकांक वेक्टर, कोई इसे क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर या एकांक वेक्टर, एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसको हम प्रदर्शित करते हैं वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लेते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए। और यदि क्या करना है, ए बी है, यदि हमको क्या है बी ए दिखाना है तो बी ए बराबर हो जाएगा, बी ए बराबर हो जाएगा माइनस ए बी। वेक्टर बी ए बराबर क्या होगा, माइनस ए बी हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो आइए अब हम इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, मान लीजिए वो क्या है, निर्वात में कोई स्थित बिंदु क्या है, निर्वात में कोई स्थित बिंदु ओ है। इसके साथ इससे कुछ दूरी पर क्या है, दो आवेश Q1 तथा Q2 हैं। दो आवेश क्या हैं, Q1 तथा Q2 हैं।
Q1 के सापेक्ष स्थित सदिश R1 है और Q2 का स्थित सदिश R2 है। O से R1 दूरी पर क्या है, Q2 है और R1 है और इनकी दिशा तो देगी। अब क्या करा, यहाँ पर R1 सदिश मिल गया हमको। अब यहाँ पर देखते हैं Q1 पर Q2 के कारण कौन सा बल लगेगा। यदि बल यहाँ पर लगता है तो हो जाएगा Q1 पर यानी F1 पर Q2 के कारण यानी F12 लगेगा। यहाँ पर इसी प्रकार यहाँ देखते हैं Q2 पर कौन सा बल, Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल क्या आ जाएगा, F21 हो जाएगा। और इसके क्या Q1 Q2 के बीच की दूरी क्या हो, Q1 Q2 के बीच की दूरी को क्या मान लिया जाए। यदि ये दूरी R है तो Q1 से Q2 के बीच की दूरी क्या आ जाएगी, Q1 से Q1 की वेक्टर Q1 की दूरी। तो आइए यहाँ पर देखते हैं, अब इसको लिखेंगे कैसे। माना कि किसी मूल बिंदुओं के सापेक्ष, किसी मूल बिंदु O के सापेक्ष, अब लिखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। O के सापेक्ष कोई मूल बिंदु O है, उसके सापेक्ष दो बिंदुवत आवेश क्या हैं, Q1 और Q2 हैं। सापेक्ष दो बिंदुवत आवेश Q1 व Q2 हैं। मतलब बिंदु O है, इसके सापेक्ष क्या है, दो बिंदुवत आवेश क्या है, Q1 और Q2 हैं। सापेक्ष निर्वात में दो बिंदुवत आवेश, सापेक्ष निर्वात में, एक सेकेंड इसको, सापेक्ष अब इसको मिटाने से अच्छा थोड़ा, सापेक्ष निर्वात में इसको सबसे अच्छा मिटा लेते हैं। मूल बिंदु O के सापेक्ष निर्वात में दो बिंदुवत आवेश निर्वात में स्थित दो बिंदुवत आवेश, निर्वात में स्थित दो बिंदुवत आवेश Q1 तथा Q2 के स्थित सदिश क्रमशः R1 व R2 हैं। हमने यही बताया ना कि क्या निर्वात में दो बिंदुओं के सापेक्ष क्या, दो बिंदुवत आवेश क्या, Q1 और Q2 हैं, उनके स्थित सदिश क्या क्रमशः R1 और R2 हैं। तो अब आइए देखते हैं इसके आगे। अतः आवेश, जो आवेश Q1 है, Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थित सदिश, जो आवेश Q1 है, Q1 के सापेक्ष, इसके सापेक्ष Q2 का स्थित सदिश क्या हो जाएगा, R21। मतलब Q1 के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष कर रहा है उसको क्या लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। तो Q1 के सापेक्ष लिखेंगे क्या होगा, Q2 माइनस R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 तो हो जाएगा R21। जिसके सापेक्ष का है उसको क्या लिखना है, बाद में लिखना है। और Q1 के सापेक्ष कर रहा है Q2, जिसका कर रहा है उसको पहले लिखेंगे और उसके जिसका सापेक्ष कर रहा है उसको बाद में लिखेंगे। हो जाएगा R2 माइनस R1, वेक्टर R2 माइनस R1 हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब पुनः फिर तथा, ये तो यहाँ पर हो गया Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थित सदिश। अब तथा इसी प्रकार क्या हो जाएगा, Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थित सदिश, Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थित
सदिश कितना हो जाएगा, वेक्टर R12 बराबर R1 माइनस R2, समीकरण नंबर हो जाएगा 2। कूलाम नियम से, कूलाम के नियम से हम देखते हैं, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से Q1 के कारण, Q1 के कारण Q2 पर बल, Q1 के कारण Q2 पर बल, तो किसके कारण कह रहा है, पर Q2 पर लगने वाला बल, लगने वाला बल F क्या हो जाएगा, Q2 पर लग रहा है तो मतलब दूसरे पर लग रहा है किसके कारण, पहले वाले के कारण, तो आ जाएगा F21 बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 अपन R21, और इस पर एकांक वेक्टर आ जाएगा R21 स्क्वायर है। तो यहाँ पर इस प्रकार आ गया, एकांक वेक्टर आ गया, इसको समीकरण नंबर 3। तो एकांक वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, एकांक वेक्टर को हम लिख सकते हैं, जो एकांक वेक्टर होता है, अब एक सेकंड, इसको लिखेंगे, इतना हो गया, जहाँ क्या है, जहाँ हम देख रहे हैं, जहाँ एकांक वेक्टर R21 क्या है, Q1 से Q2 की ओर, Q2 की ओर एकांक सदिश है, एकांक सदिश है, समीकरण 1 से समीकरण 3 में, समीकरण 1 से समीकरण 3 में रखेंगे मान, तो हो जाएगा F21 बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 अपान R2 माइनस R1 का स्क्वायर इंटू एकांक वेक्टर R21, समीकरण नंबर हो जाएगा 4। तो समीकरण नंबर 4, चूंकि एकांक सदिश होता क्या है, एकांक सदिश सिस्टम से देखते हैं, एकांक सदिश R21 बराबर हो जाएगा वेक्टर R21 अपान R21 का मॉड, मतलब मॉड ऑफ वेक्टर R21। अब इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि R21 है तो लिख सकते हैं R21 एकांक वेक्टर, तो R21 का मान कितना आ जाएगा, वेक्टर R21 और मॉड में R21 का मान हो जाएगा R2 माइनस R1, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 5, समीकरण 5 और 4, समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से, यहाँ पर समीकरण 4 है, समीकरण 4 में क्या है, R21 का मान रख देंगे, तो समीकरण 4 और 5 से लिखेंगे, यहाँ पर मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, F वेक्टर F21 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हर जगह F पर वेक्टर लगा लीजिए, क्योंकि क्या है, हमने यहाँ पर हर जगह तो लगभग हो ही गया है, तो यहाँ पर लगा लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा F21 बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 अपान R2 माइनस R1 का मॉड हो जाएगा Q इंटू R21 वेक्टर। यहाँ पर R21 कैप था, जो कैप था यहाँ पर क्या लिख दिया, हमने लिख दिया R21 कैप बराबर हमने क्या लिखा है, लिखा है R21 वेक्टर अपान R2 माइनस R1, यहाँ पर हमने रख दिया है। इस प्रकार हमारा इतना आ गया, ये हो गया समीकरण नंबर 6, समीकरण 6 हो गया। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि Q2 आवेश पर
Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल, Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल, तो लगने वाला बल हो जाएगा F वेक्टर F1 2 बराबर हो जाएगा K इंटू Q1 Q2 अपन R1 माइनस R2 वेक्टर क्यूब R12 वेक्टर हो जाएगा इक्वेशन नंबर 7। अब समीकरण यहाँ पर देख रहे हैं R12 आवेश Q2 के कारण क्या स्थित सदिश है, तो इसके यहाँ पर देखते हैं। चूँकि देख रहे हैं यहाँ पर जहाँ समीकरण 6 और 7 से हो गया ना, समीकरण 4 और 5 से, तो यानी समीकरण 6 हो गया, ये क्या हो गया, समीकरण 6 हो गया और ये समीकरण 7 हो गया, जहाँ R12 जहाँ वेक्टर R12 आवेश Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थित सदिश है। क्या है Q1 का R12 क्या है, आवेश Q2 के सापेक्ष Q1 का क्या है, Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थित सदिश है। तो इक्वेशन 6 और 7 से, इक्वेशन 6 व 7 से, तो F21 बराबर K Q1 Q2 अपान R2 माइनस R1 का क्यूब R2 माइनस R1, समीकरण नंबर हो जाएगा 8। और F12 बराबर के Q1 Q2 अपान R1 माइनस R2 का पावर क्यूब और R1 माइनस R2, समीकरण नंबर 9। तो समीकरण 6 और 7 से हम यहाँ पर क्या, हमको ये चीज़ें मिल गई। तो यहाँ पर समीकरण 8 और 9 से, तो समीकरण 9 में क्या है, माइनस चिन्ह कामन लेने पर, समीकरण जो 9 है इसमें क्या करते हैं, यदि माइनस चिन्ह कामन ले लेते हैं, ये क्या है, इसमें से माइनस चिन्ह कामन लेने पर क्या आएगा, ये R2 माइनस R1 हो जाएंगे। तो लिख सकते हैं समीकरण 9 में माइनस चिन्ह, समीकरण 9 में क्या लिखते हैं, चिन्ह कामन लेने पर, माइनस चिन्ह कामन लेंगे तो हो जाएगा F12 बराबर हो जाएगा, F12 बराबर हो जाएगा, निगेटिव चिन्ह बाहर आ जाएगा, के Q1 Q2 अपान R2 माइनस R1 का क्यूब इंटू R2 माइनस R1, हर जगह वेक्टर रहेगा। समीकरण नंबर बन गया 10। चूँकि R2 माइनस R1, चूँकि यहाँ पर माड में है R1 माइनस R2 बराबर R2 माइनस R1, ये जो माड में है ये क्या होगा, ये मान तो बराबर हो जाएगा। तो इक्वेशन 8 और 10 से देखते हैं, इक्वेशन 8 व 10 से, इक्वेशन 8 और 10 से हम देखते हैं, चूँकि F21 बराबर क्या आ जाएगा, F21 बराबर माइनस F12, तो F21 बराबर क्या हो गया, माइनस F12, ये समीकरण नंबर आ गया 11। चूँकि हम देख रहे हैं कि इक्वेशन 11 से सिद्ध होता है कि समीकरण, यहाँ पर देख रहे हैं कि समीकरण
11 से सिद्ध होता है कि किन्हीं दो बिंदुवत तो करा समीकरण 11 से सिद्ध होता है कि किन्हीं दो बिंदुवत आवेशों के कारण एक दूसरे पर लगने वाला बल परिमाण में समान होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, परंतु दिशा में विपरीत होते हैं। किन्हीं दो बिंदुवत आवेशों के कारण एक दूसरे पर लगने वाला बल परिमाण में समान किंतु दिशा में विपरीत होता है। तो किन्हीं दो बिंदु आवेश हैं, उनके आवेशों पर क्या होगा, बिंदुवत आवेश हैं, दो बिंदुवत आवेश हैं, उन पर जो लगेगा, इसके कारण इस पर बल जो लगेगा, इसके कारण इस पर लगने वाले बल का क्या होता है, परिमाण तो क्या होगा, समान होगा, मतलब बराबर बल लगेगा, लेकिन क्या होगा, दिशा विपरीत होगी। तो यहाँ तक हमने क्या किया, हमने कूलाम के सदिश रूप का निरूपण कर लिया है। अतः कूलाम का जो तृतीय नियम, कूलाम का जो नियम है क्या करता है, यहाँ से निष्कर्ष निकलता है। ये तो क्या था, ये पहला निष्कर्ष था समीकरण 11, और एक निष्कर्ष और निकलता है कि अतः कह सकते हैं कि कूलाम का नियम न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुरूप है। फिर कह सकते हैं कि कार्यरत बल आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, अर्थात स्थिर विद्युत बल केंद्रीय बल होते हैं। जो कार्यरत बल है इस पर आवेशों को मिलाने वाली रेखा, जो आवेशों को क्या है, मिलाने वाली रेखा है, रेखा के क्या है, अनुदिश होता है, रेखा के अनुदिश होता है, अर्थात जो रेखा है उसके अनुदिश होता है, अर्थात स्थिर विद्युत बल जो क्या होता है, केंद्रीय बल होते हैं। जो स्थिर विद्युत बल होते हैं वो क्या होते हैं, केंद्रीय बल, मतलब केंद्र में लगने वाले बल होते हैं, केंद्रीय बल होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट कूलाम के नियम के कुछ क्या हैं, दो तीन इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ कूलाम्स लॉ ऑफ COULOMB कूलाम्स लॉ। कूलाम के नियम के क्या है, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। तो पहला पॉइंट है, कह रहा है जो कूलाम का नियम है स्थिर विद्युत बल तथा सदैव स्थिर तथा विद्युत आवेशों पर लागू होता है। जो कूलाम का नियम है वह क्या होता है, सदैव स्थिर तथा बिंदुवत आवेशों पर लागू होता है, क्योंकि गतिशील आवेशों के मध्य कूलाम बल के अतिरिक्त चुंबकीय बल भी कार्य करते हैं। यदि क्या होगा, गतिशील हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, चुंबकीय बल भी काम करने लगता है। इसलिए क्या होता है, कूलाम बल क्या करता है, हमेशा स्थिर और बिंदुवत आवेशों पर ही लागू होता है। यदि क्या होगा, गतिशील हो जाएगा तो उस पर क्या होगा, चुंबकीय बल भी काम करने लगेगा। और कूलाम का नियम क्या होगा, 10⁻15 कोट या इससे कम दूरी के लिए लागू नहीं होता, क्योंकि इस दूरी की क्या है, इस दूरी में नाभिकीय बल भी कार्यरत होते हैं। और तीसरा पॉइंट है, कूलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम का भी पालन करते हैं। अतः कूलाम बल क्या होते हैं, संरक्षी होते हैं, मतलब हमेशा संरक्षित होते हैं। तो पहला पॉइंट
क्या हमने बताया है कि कूलाम का नियम, कूलाम का नियम सदैव स्थिर तथा बिंदुवत आवेशों पर लागू होता है, क्योंकि गतिशील आवेशों के मध्य अतिरिक्त कूलाम बल के अतिरिक्त आवेशों के मध्य कूलाम बल के अतिरिक्त चुंबकीय बल भी कार्य करता है। फिर अगला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है कि कूलाम का नियम 10⁻⁻15 मीटर की कोटि या इससे कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है, क्योंकि इस दूरी में क्या होता है, नाभिकीय बल विकार करता। मतलब इससे कम की दूरी में क्या होगा, नाभिकीय बल काम करेगा। 10⁻15 मीटर कोट से क्या होगा, कम की दूरी के लिए क्या होगा, कोट या इससे कम की दूरी के लिए क्या होता, लागू नहीं होता, क्योंकि इस दूरी में नाभिकीय बल कार्यरत होते हैं। इससे कम दूरी में क्या होंगे, नाभिकीय बल क्या होते हैं, कार्यरत होते हैं। फिर अगला और लास्ट पॉइंट है कूलाम के सदिश निरूपण का, हो जाएगा यहाँ पर ख़त्म। कह सकते हैं कि कूलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम यानी F प्रोपोर्शनल टू 1/r² का पालन करते हैं। अतः कूलाम बल क्या होते हैं, कूलाम बल संरक्षी होते हैं, क्योंकि क्या यह व्युत्क्रम वर्ग नियम का क्या करता है, यह पालन करता है। इसे क्या कहते हैं, कूलाम बल क्या होता है, संरक्षी बल होता है। मतलब क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है उनके बीच की दूरी के, इसलिए क्या कहते हैं, व्युत्क्रम वर्ग नियम का क्या, व्युत्क्रम क्या है, वर्ग है, इसे क्या कहा गया, व्युत्क्रम वर्ग नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और कूलाम के सदिश निरूपण को आपने अच्छे से क्लियर किया होगा। 2-3 बार वीडियो देखिएगा, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहते हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए जल्द ही लेकर आने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।